जय हिंद बच्चों। अब तक मैंने इस चैप्टर को आपको 2 पार्टों में पढ़ा दिया। अब ये तीसरा पार्ट है और आज ये इसको फिनिश करके हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF वगैरह भी बनवाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको देख लेंगे। तो बेटा, अब मैं उस चैप्टर को आगे पढ़ाने से पहले मैं इसकी समरी बताना चाहूँगी। क्या है कि अब तक हमने क्या पढ़ा था कि लेखिका नेपाल की यात्रा करने के लिए जाती है, वहाँ के पहाड़ी और उन सौंदर्य को देखना चाहती है। तो उसने देखा कि पहाड़ी जो सुंदरता है वो बड़ी ही जो वहाँ की लाइटें वगैरह हैं वो ऐसी लगती है जैसे रोशनी की झालरें लगा दी। थोड़ी दूर आगे चलती है वो लेखिका, तो पहाड़ों पर वो देखती है कि सफ़ेद और रंगीन पताकाएं लगी हुई हैं। और जब वो उसके बारे में जितेन, जो कि गाइड भी था उनका और उनके साथ भी गया था, उससे जानने की उत्सुकता रखती है। तो जितेन बताते हैं कि यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और जब कोई बौद्ध भिक्षुक मर जाता है तो की डेथ हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, सफ़ेद रंग की मंत्र से लिखी हुई पताकाएं लगाते हैं। और अगर कोई त्योहार होता है या कोई फंक्शन होता है तो रंगीन पताकाएं लगाते हैं। लेखिका थोड़ी और आगे गई तो उसने देखा कि एक व्हील पेयर है। व्हील पेयर, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको दोबारा बार बार रिपीट इसलिए करा रही हूँ, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आएंगे। तो व्हील पेयर के बारे में वो जानना चाहती है लेखिका कि ये क्या है, लोग इसे क्यों घुमा रहे हैं। तो जितेन बताता है कि यहाँ के लोगों की धारणा है कि अगर इस व्हील पेयर को अगर घुमाते हैं तो जो पाप किए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेखिका को बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी, चाहे मैदानी भाग हो चाहे पहाड़ी, लोग कैसे भी हो, लेकिन उनके जो विश्वास है, जो अंधविश्वास है उनका, वो सब जगह, यानी उनकी आत्मा सब जगह लोगों की एक जैसी है। थोड़ा आगे चलती है लेखिका, आगे जाती है, वहाँ पर बड़े ही सुंदर फूलों का बाग देखती है। इसके बाद वो अचानक उसकी निगाह जाती है कि वहाँ पर पहाड़ी औरतें क्या करती हैं कि सड़कें बना रही हैं। कुछ औरतों के हाथ में, तो पहाड़ी युवतियों के हाथ में कुदाल लगी होती है और किसी के हाथों में एक बोको बोलते हैं उसको लगा होता है। तो वो उन्हें देखती है तो वो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी सुंदर स्त्रियां और इतनी कोमल जिनका शरीर है और वो इन ऐसे काम को, मेहनत के काम को करती हैं। तब लेखिका थोड़ा आगे जाती है तो वो देखती है कि पहाड़ी बच्चों को, वो स्कूल से बच्चे आते हुए नजर आते हैं। जितेन ने बताया उन्हें, लेखिका को, कि ये बच्चे पहले सुबह पैदल 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। इसके बाद वो आकर अपनी माँ के साथ काम कराते हैं, पशुओं को चराते हैं, लकड़ियाँ बीनने जाते हैं, तब जाके इनके खाना बनाते हैं। यानी वहाँ के बच्चों का जीवन भी कितना कठिन है। थोड़ा आगे जाके वो देखते हैं, तभी वो नेपाली युवती लेखिका उनके विचारों में मग्न रहती है। उन्हें देखकर उसे बड़ा दुख होता है कि यहाँ की औरतें और यहाँ का जीवन कितना कठिन है। कि अचानक उन्हें हंसता हुआ देखकर लेखिका कहती है कि यहाँ इतने दुखों के बावजूद भी उन औरतों के चेहरे पर कितनी खुशी है। थोड़ी दूर आगे चलती है लेखिका को तो जितेन उनको कहते हैं कि अगर इन्हीं के विचारों में खोई रही, अगर इन्हीं पहाड़ी युवतियों को देखती नहीं तो तुम वास्तव में जिस सुंदरता को देखने मैदान से पहाड़ों पर आई हो वो उससे वंचित रह जाओगी। इसलिए वो उनसे कहते हैं जितेन कि आप चल के इनके पहाड़ों की सुंदरता को देखो, ना कि इन पहाड़ी युवतियों को। ये तो और भी जगह कहीं ना कहीं उन्हें मिल जाएंगी। तब उस लेखिका ने देखा कि जब प्रातःकाल हो गया कि उस पर सूर्य की किरणें जो बर्फ के पहाड़ों पर पड़ रही थी, तो वो बर्फ पिघलकर वो पानी की तरह बह रही थी और वो ऐसे लग रहे थे जैसे झाग हो। अब हम इससे आगे आपको पढ़ के सुनाएंगे। तिमरो माया सेदे मलाई सताऊं, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चाहूं और बिखरी हुई यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर ही थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। यानी जितेन
को कहने लगा, यानी इतना भावुक हो गया अपनी अपनी जन्मभूमि को देख करके कि उसके मुंह से अचानक निकल गया कि तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा रुलाता रहता था और मैं उसकी सुंदरता में डूब जाना चाहता हूँ। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटने तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। यानी थोड़ा और आगे चली जीप तो उन्होंने देखे कि बर्फ के पहाड़ हैं और कुछ लोग बर्फ पर, कहते हैं ना, स्नोफॉल देखने जाते हैं, बर्फ पर लेट कर खेल रहे हैं, कोई बर्फ एक दूसरे पर फेंक रहा था। इस तरह का उन्होंने वहाँ का वातावरण देखा। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर वह मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग रहे थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की थी। जीवन सत्यों की खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखने का महामंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य खोजा होगा। प्रतीक व सौंदर्य ऐसा ही बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। यानी वहाँ की शांति के जीवन को देखकर लगता है कि यहाँ पर इसी कारण हमारे यहाँ देवताओं और ऋषि मुनियों ने यहाँ पर मंत्रों की और उनकी किताबों की रचनाओं की रचना की है। तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने बड़ी से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता, पर मड़ी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, हे हिमशिखर जल स्तंभ पूरे एशिया के, देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए सब जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों की तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत को माथा जमाया। जाने कितना ऋण है हम सब इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों से मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इन इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड, यानी उस समय लगभग -15 डिग्री सेल्सियस था, अप्रैल के महीने में, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती है। यानी लेखिका को लगा कि ऐसे अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी में भी जहाँ -15 टेम्परेचर है तो वो लोग कैसे रहते होंगे। हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। सैनिक ने कहा कि आपकी नींद की खातिर हम लोग यहाँ पर पहरा देते हैं। फेरी बेदुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेंद्र ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी कि एक फौजी चावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, वी गिव आवर टुडे, हम आज तुम्हें इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम्हारा कल सुरक्षित रहे। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा।
महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही कम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकड़े घुमावदार और खतरनाक रातों से गुजरने भर से हमारे प्राण रास्तों को बनाने में कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। यानी कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी। मेरे लिए यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया। ढेर पियूता और रूडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। यानी युमथांग गए और युमथांग में फूलों की घाटियों को उन्होंने देखा। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियां, वादियां, पहाड़ों और बादलों की आंख में चौनी दिखती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाओस के हम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और वह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत से मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फूला। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। एनी लेखिका को उन्होंने बताया। क्या? विस्मय और अविश्वास में मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम कहते हैं तरह तरह की जानकारी देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक बाहर गिर गए। जिस जगह चावल छिटक कर गिर गए वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसे एक उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदूम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए। नहीं मैडम, नहीं। पहाड़, नदी, झरने, हम सब इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटॉक कही। इसका असली नाम गंगटॉक है। गंगटॉक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, हमें भी रास्ते बन रहे हैं। यानी लेखिका जो गई थी युमथांग, तो उसने भारतीय सेना आर्मी को देखा जिसके कप्तान शेखर दत्ता थे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सैनिक हैं वो अपनी इतनी ठंड के बावजूद भी देश की सुरक्षा करते हैं। थोड़ी दूर उसने देखा कि उन्होंने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं
वो बड़ा ही मेहनती होते हैं। वो मेहनत करके अपना पेट का और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अब थोड़ा वो और आगे चली। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे थे। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीव आगे बढ़ने लगी। यानी इस तरह से लेखिका की यात्रा समाप्त हो गई और वो वापस लौटकर उसी के विचारों में खो गई। तो बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नायक गंतोक लेखिका को किस तरह संमोहित कर रहा था। कैसे झिलमिलाते सितारों की रोशनी में, यानी झिलमिलाते सितारों से मतलब होता है कि जब लेखिका गंतोक जा रही थी तो उसने देखा कि एक पहाड़ों पर क्या है, रंगीन झालरों जैसे, यानी लाइटें जो जल रही थी वो ऐसे लग रही थी जैसे टिमटिमारियों की रोशनी की झालरें लगी, जो लेखिका को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहां की सुंदरता लेखिका को, पहाड़ों पर जो अंधेरे में लाइटें थी वो लेखिका को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया कि वहां के लोग बड़े मेहनती हैं। देखा, औरतें इतनी परेशानी के बावजूद भी खुद रास्ता बनाती हैं। पहाड़ों पर रास्ता बनाना कितना कठिन होता है, वहाँ सामान ले जाना बड़ा कठिन होता है। इन सब के लिए वो क्या करती हैं, वो मेहनत करती हैं। और उनका जीवन भी कितना कठिन है कि बच्चे भी 3, 2.5, 3, 3.5 किलोमीटर नीचे जाकर पहाड़ों से पढ़ने जाते हैं, फिर आकर अपनी माँओं के साथ काम करवाते हैं, पशुओं को चराने जाते हैं। ये वहाँ कोई बस की सुविधा नहीं है, वहाँ कोई अच्छे रहन सहन की सुविधा नहीं है, इसलिए वहाँ पर मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। कभी श्वेत और कभी रंगीन, ये तो की पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। मैंने चैप्टर में आपको कई बार बताया कि जो श्वेत पताका हैं वो हमें उस समय लगाई जाती थी वहां के लोगों के द्वारा कि जब बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी तो 108 श्वेत पताकाएं लगाते थे। किसी त्योहार की बात होती थी तो रंगीन पताकाएं और उन पर मंत्र लिखे होते थे। इनको कोई फाड़ता नहीं था, ये स्वतः ही नष्ट हो जाती थी। इसके अलावा है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहाँ के बारे में बताया लेखिका को। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही अच्छा है, यहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ती है। थोड़ा आगे जाओ कटाव पर, यहाँ के लोग बड़े, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया कि यहाँ इतने पहाड़ी इलाके हैं कि जीवन यहाँ के लोगों का बड़ा कठिनता से व्यतीत होता है जनजीवन, क्योंकि उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पहाड़ों से रास्ता बनाना होता है, बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे अगर नहीं होते तो उन्हें पीठ पर लाद कर वो खेती करने जाती हैं। इस तरह वहाँ का जो जीवन है बड़ा ही कठिन है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी? लॉन्ग स्टॉक पर एक धर्म चक्र था, उसे देखकर लेखिका ने जितेंद्र से पूछा ये क्या है। जितेंद्र ने बताया कि कहते हैं कि यहाँ के लोगों की, पहाड़ी लोगों की ये ऐसा विश्वास है कि अगर इस धर्म चक्र को घुमा देते हैं तो जो पाप हैं हमारे वो सारे धुल जाते हैं। तब लेखिका को लगा कि चाहे मैदानी इलाका हो चाहे पहाड़ी हो, सब लोगों की, पूरे भारतीयों की आत्मा यानी मानसिकता एक जैसी है। सब लोगों को एक जैसी सोच है, धर्म के नाम पर सब लोग एक जैसा सोचते हैं। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लेखिका के एक कुशल गाइड के क्या गुण हैं? कि कुशल गाइड को होना चाहिए कि उसे रास्ते का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो धुंध भरे मौसम में गाड़ी चला सकता है। उसे हंसमुख होना चाहिए ताकि वो हंसता रहे और लोगों का मनोरंजन करते रहे। उसे कैसा होना चाहिए? उसे अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के दर्शनीय स्थानों की सारी की जानकारी होना चाहिए। इस तरीके से उन्हें एक कुशल गाइड की भूमिका के बारे में लेखिका ने बताया है। अगला क्वेश्चन है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जो लेखिका ने बताया है उसको बारे में लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हो रही। बड़े लेखिका उस प्रकृति के इतने विराट सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है, वो इसमें खो जाती है, अपने आप को भी उसमें सरोबार कर देना चाहती है, उससे अलग नहीं होना चाहती। इस तरह की अनुभूति उसके अंदर हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर रहे थे। लेखिका को कौन सा झकझोर रहे थे? एक तो पहाड़ी औरतों जो काम कर रही थी, पहाड़ों को कुदालों से और रास्ता खोदकर काम कर रही थी। उन्होंने वहां पर उन्होंने कटाव में जो बर्फ और वो देखी थी, वो लेखिका को बड़ा आकर्षित कर रही थी कि वहाँ के सैनिकों को देखा कि -15 में भी वो काम कर रहे थे, तो उनसे बहुत ज़्यादा उन्हें प्रभावित कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटे थे। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 11 to 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आई जाना है। तो कभी कहता है कितना कम लेकर, यानी समाज को वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार देश के, यानी जो वहाँ के पहाड़ी लोग हैं वो क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, सरकार पैसा लगाती है और वो लगाती है और वो वहाँ पे जाके लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपनी मेहनत के द्वारा सड़क बनाते हैं और उसकी वहाँ की पहाड़ी इलाके को अच्छा बनाते हैं, लेकिन उसके बदले में जो उनके वहाँ के लोग होते हैं उन्हें बहुत कम मिलता है। जितना वो काम करते हैं उनका बहुत कम अंश उन्हें मिलता है। इसलिए वो कहते हैं, कभी लेखक कहता है, लेखिका कहती है कि समाज कैसा है कि उनसे अधिक मेहनत कराता है लेकिन उन्हें उसके बदले में देता बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। कभी कहता है, लेखिका कहती है आज की पीढ़ी क्या है, प्रकृति से बहुत, यानी बड़े बड़े, क्योंकि लोगों में जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण क्या है, लोग स्वार्थी हो गए हैं, वो फैक्ट्रियां बना रहे हैं, फैक्ट्री बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काटने के अलावा और इसके अलावा घर, जनसंख्या बढ़ रही है तो घर बनाने के, तो उन को पेड़ को काट कर वो क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को कम कर रहे हैं और प्रकृति के साथ खेल कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए, ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कि इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए, जन जागृति, लोगों में जागरूक करना चाहिए जनता को, तभी वो नहीं काटेंगे। इस तरीके से कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं लिखें। उसने कहा प्रदूषण के कारण क्या होता है कि जो बर्फ है वो खत्म हो गई है, उसके कारण वो खत्म होने वाले हैं। प्रदूषण जो उनकी चीज है वो खत्म हो रही है प्रदूषण के कारण। तो बोला आगे है क्वेश्चन, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना आपके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपने राय में, इसमें आप विपक्ष में नहीं केवल पक्ष में बोलना है आपको। यानी कटाव पर दुकान का ना होने से वहाँ पर, अगर वहाँ दुकान होगी तो लोग रहेंगे, लोग रहेंगे तो गंदगी भी फैलाएंगे, फिर वहाँ का पर्यावरण भी प्रभावित होगा और जब होगा तो वहाँ स्नोफॉल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ पर अगर दुकान नहीं है, दुकान, उसके कारण वहाँ पर सब कुछ, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने से बनता है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। क्या प्रकृति क्या है, पहाड़ों से बर्फ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था ऐसे की है, पहाड़ों पर बर्फ जमती है लेकिन गर्मी के साथ वो पिघलकर नदी के रूप में फैलती है, जल के रूप में, और फिर वो समुद्र में जाती है। इसके बाद समुद्र में जाने के बाद फिर वो भाप बनती है, फिर वो बादल की वर्षा करती है। यानी इस तरह यही प्रकृति की क्या है, बारंबारता है कि पहाड़ों से पहले ठोस से जल में परिवर्तित हुई और जल से फिर ठोस में परिवर्तित हुई। आगे है, यस बेटा 16 क्वेश्चन है आपका, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए इसको ध्यान से सुनोगे
देश की सीमा पर, जैसा कि आपने देखा कि देश की सीमा पर बैठे जो फौजी हैं वो बहुत ज़्यादा ठंड में -15 तक, जहाँ पर कि खून भी जम जाता है, ऐसी जगह बैठकर वो हमारी सुरक्षा करते हैं। और इसके अलावा वहाँ गर्मी अगर होती है तो वहाँ गर्मी में रहती हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन हमको सुरक्षित रखते हैं, रात दिन जग कर पहरा देते हैं। इस तरह अब जैसा कि आपने अभी देखा होगा चीन में किस तरह से हमारे देश के सैनिक ने अब शहीद हो गए और अपनी जान की परवाह नहीं करी, लेकिन देश की 1 इंच ज़मीन भी नहीं जाने दी, है ना। तो इस तरीके से देश की सीमा पर बैठे हमारे जो फौजी हैं बड़ी कठिनाइयों से अपना जीवन जीते हैं। उन्हें उन्हें किसी तरह की सुख वाला महसूस नहीं होता। वो अपने प्राणों का बलिदान, हम हमेशा उनके मन में उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि कब उन्हें शहीद होना पड़े। ठीक है, इस उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व, हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए कि जो सैनिक हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, एटलीस्ट हम वहाँ देश पर लड़ने नहीं जा रहे, तो उनका मनोबल तो हम ना गिराएं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित, उनकी प्रशंसा करें, ताकि वो अपने आप को गर्व महसूस करें। इसके अलावा हमें हमारा क्या कर्तव्य है कि उनका जो परिवार जो उनसे बहुत दूर है, वो परिवार हम लोगों के बीच में रह रहा है, उस परिवार की हमें मदद करनी चाहिए। हर समय उन्हें अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए, तथा लोगों में भी देश के प्रेम के प्रति जागरूक करना चाहिए। यही हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन सैनिकों का सम्मान करें, समय समय पर उन सैनिकों का सम्मान करें, उनकी प्रशंसा करें और उनके कर्तव्यों के प्रति उन्हें सजग होने का संकेत दें। ओके बच्चों, तो अब तक मैंने बेटा आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ाया। ये बहुत ही क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% इसमें से एक आ ही जाना है, इसलिए बेटा इतने क्वेश्चन तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बाकी ये चैप्टर बेटा इतना सुंदर है, आपने अभी पढ़ा होगा, प्राकृतिक लगता है कि हम लोग भी पहाड़ी इलाकों में घूम रहे थे। अगर इसलिए इस चैप्टर को आप दोबारा फील लेकर पढ़ेंगे तो लगेगा खुद को पहाड़ी इलाकों में घूमने वाला महसूस करोगे। ओके बच्चों, तो आपका बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। लग रहा है कृतिका के 3 चैप्टर हो गए। इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ आपके सिलेबस में नहीं है, तो उन्हें मैं पढ़ाऊंगी नहीं, यानी कृतिका वाली बुक आपकी अब कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, ओके, जय हिंद बच्चों।